नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राधिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। तारीख के ऐलान के साथ ही हरियाणा भर की निगाहें बजट पर टिक गई हैं। वही विपक्ष भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। कमोबेश जो बाकी रह गई है रणनीति बनाने में, जो टेक्निक उनमें जुटा है। मनोहर सरकार का बजट हरियाणा की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, अलग अलग सेक्टर्स को क्या क्या सौगात मिल सकती है और इसी के साथ सदन में किन मुद्दों पर हो सकता है भारी हंगामा, इन्हीं सब इश्यूज पर, इन्हीं सब मुद्दों पर, मसलों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 8 मार्च को बजट पेश होगा, वहीं 2 मार्च से सदन का बजट सत्र शुरू हो रहा है। चंडीगढ़ में बीएससी की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बजट सत्र 22 मार्च तक चलेगा। 2 तारीख को हरियाणा प्रदेश का जो बजट है, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू होगा। 3-4 तारीख को चर्चा होगी और अब 7 मार्च को भी कुछ समय के लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हाउस के अंदर होगी और उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। 8 तारीख को जो प्रदेश का बजट है, आदरणीय वित्त मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बजट प्रस्तुत करेंगे। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार बजट से पहले बैठकों में व्यस्त है। बजट को लेकर अलग अलग विभागों और विधायकों से सलाह और सुझाव लिए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल पिछले काफी दिनों से इस प्रक्रिया में जुटे हैं। सुझाव के नाते से हमने कई इस बार प्रकार अडॉप्ट किए हैं, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो उनमें कुछ सिटिंग्स की हैं, कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है। एक तरफ जहां सरकार बजट की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं विपक्ष अपने मुद्दों की धार दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक में हुड्डा ने सरकार को घेरने की रणनीति पर गहन चर्चा की है। सदन में कांग्रेस निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण, बुढ़ापा पेंशन काटने, नौकरियों में भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। पूरी तैयारी है कांग्रेस में, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए है, कॉलिंग अटेंशन दिए है, 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। मनोहर लाल के पिटारे में हरियाणा के लिए क्या है, ये तो 8 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन हरियाणा को बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवा जहां रोजगार के नए अवसरों की आस में है, तो आम आदमी महंगाई में कमी की उम्मीद लगाए बैठा है। किसान, व्यापारी, महिलाओं समेत सभी वर्गों को बजट से बेहतरी की उम्मीदें हैं। ये कितनी पूरी हो पाएगी, देखने वाली बात है। वहीं विपक्ष सत्र से पहले अपने सियासी तीरों को तीखा करने में लग गया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। बजट से आज क्या रहेगा खास? आज बहुत सारी है, खास क्या क्या होगा आइए जानने के लिए और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जुड़ गई है, प्रवक्ता बीजेपी हैं आप। वंदना जी, एक बार फिर हरियाणा न्यूज आपका स्वागत करता है इस प्लेटफॉर्म पर। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए, आप अर्थशास्त्री हैं सर, आपका भी स्वागत है।
विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। पैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपसे मिलवाते जाएंगे। वंदना जी, किन किन सेक्टर्स को क्या क्या खास तोहफे देने जा रहे हैं आप लोग बजट में? देखिए, कोई भी सेक्टर जो है वो अछूता नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से बजट जो है लगातार तैयार होता रहा है। हर बार कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते रहे हैं, नई नई चीजों को हम उसमें ऐड करते रहे हैं। आप देखेंगे पेपरलेस बजट की बात हो या महिला दिवस में महिलाओं को सदन देने की बात हो, या फिर जब मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री बने तो सबसे पहले जो उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था उसमें जितने भी विधायक हैं सबके सुझावों को उसमें रखा गया था। अब आप देख रहे होंगे कि लगातार कितने समय से वो सभी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वो बात कर रहे हैं, सभी मंत्रियों से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात की है, कभी व्यापारियों से बात कर रहे हैं, कभी किसी और सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात कर रहे हैं, ताकि जो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लोक कल्याणकारी बजट जो है उसके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो ये एक एम है। और साथ के साथ मैं ये भी मानती हूँ कि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो हर एक विषय पर चर्चा हो। हमने विधानसभा में भी एक नई जो परंपरा है वो शुरू की है। लोकसभा की तरह अगर बजट जब पेश होगा, अभी हम सुन पा रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता जी को, उन्होंने पूरा शेड्यूल बताया था कि 2 तारीख को राज्यपाल जी के जो महामहिम के अभिभाषण होगा और उसके बाद उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद 8 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी बजट प्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद 6 दिन का गैप रखा गया है, ताकि उस गैप में जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको बजट को अच्छे से पढ़ ले। पहले क्या होता था कि समय नहीं मिलता था इतना बजट को पढ़ने के लिए, तो उस पर इतनी चर्चा विस्तार रूप से नहीं हो पाती थी। अब समय दे दिया गया है। ये एक मुझे लगता है एक बहुत ऐसा स्टेप है जो बताता है कि मेरी सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है, विपक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, और हम हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है कि इस सत्र में भी हुड्डा साहब ने तकरीबन 24 प्रश्न लगाए थे, 24 के 24 प्रश्नों का उसका जवाब दिया गया था। हर एक बात का समय बढ़ाया जा रहा है। 9 घंटे तक भी सत्र चला इस सत्र में, तो पढ़ाया गया, बीच में गैप भी रखा गया कि आप बजट को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है वो पूछिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात की, अगर उसमें कोई सुझाव भी आता है तो उसको भी बजट में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बजट को प्रेजेंट करने की बात है। सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूरे हरियाणा में हर एक व्यक्ति का ध्यान रखकर बजट को लाने की बात है, और उसमें हमारी सरकार पहले भी सफल रही है और लगातार आयाम बढ़ते जाते हैं, तो हम आगे भी और ज्यादा सफल रहेंगे। बिल्कुल, मेरा विवेक चौधरी जी आपसे है। लगातार मुख्यमंत्री सभी से मिल रहे हैं और उनसे सुझाव ले रहे हैं कि बजट को कैसे और ज़्यादा मजबूत और सुंदर बनाया जा सकता है, कि सभी की इच्छाएं उसमें पूरी होती हों, ऐसा दिखे, समावेश हो। आप लोग तो उनके गठबंधन भाई हैं, आपसे भी सुझाव लिए गए होंगे। किन अहम सुझावों को दिया आपने? विवेक जी। नहीं, गठबंधन भाई के साथ साथ आज कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा, सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कहीं चाहे वो बात हो किसान की, चाहे युवा की, चाहे व्यापारी की, चाहे कर्मचारी की, सभी को साथ लेके ये बजट बनाने का काम किया गया। आज कहीं ना कहीं हर वर्ग से सलाह मशवरा करके, विधायकों से सलाह लेके, जो लोग हैं किसानों से या किसी से भी, हर किसी की सलाह यहाँ पे लेने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तरीके से और ऑनलाइन तरीके से, दोनों ही माध्यम से सरकार ने सभी की सलाह लेने का काम किया। और पहले की सरकारों की तरह ये नहीं जाएगा। 8 तारीख को जिस दिन बजट पेश किया जाएगा तो आपके सामने होगा कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। विवेक चौधरी जी के बाद में आकाश जिंदल जी आपके पास लौट रही हूँ। आकाश जी, किन किन मुद्दों को शामिल कर लिया जाना चाहिए, जैसा कि बार बार कह रही है मनोहर सरकार कि विकास की एक नई परिपाटी को दर्शाता हुआ ये बजट होगा? देखिए, खट्टर साहब की और बीजेपी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अभी बीजेपी की मेरी बहन ये कह रही थी कि उनकी सरकार सभी सवालों के जवाब देगी, तो सबसे पहले तो शुरुआत मैं ही करना चाहूंगा। आई हैव सम क्वेश्चन फॉर हर। फर्स्टली, माय फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। हरियाणा हैज द
हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी हाई लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सरकार के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, बिल्कुल क्या तरीके हैं जिसको बजट में टैकल किया जाए। मेरे कुछ और क्वेश्चन है, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माय क्वेश्चन। दूसरी बात है, हरियाणा में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को लेकर मेरे बहुत बड़े इश्यूज है। आज गुड़गांव ने ग्रोथ की है हरियाणा में जी। अब इसमें मैं सिर्फ खतर सवाल को नहीं, पीछे की सरकारों पर भी सवाल खड़े कर रहा हूँ। आकाश जी की ऑडियो थोड़ी और उठा दीजिए, मैं इनको अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ, थोड़े और उठाइए इनकी आवाज को। बोलिए आकाश जी, बोलिए। जी जी, मेरा सबसे पहला सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। जी। बीजेपी की मेरी बहन ने कहा जो सवालों का स्वागत करेंगे बजट के बाद, तो मैं बजट से पहले ही शुरुआत करना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है हरियाणा में। अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा, और आज तक मैं सिर्फ इनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम सरकारों ने उसको एड्रेस नहीं किया। अब हरियाणा के डेवलपमेंट की बात करें, हरियाणा के पास एक तो गुड़गांव है जहां मेरे हिसाब से किसी भी सरकार का आज तक कोई बहुत मेजर रोल नहीं रहा, उससे ऑटो पायलट मोड पे डेवलपमेंट की है। हरियाणा के अंदर मेरा दूसरा सवाल है, कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में आई है। मैं इस सरकार और पिछली सरकार दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी इंडस्ट्री है जो ग्लोबल इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इंडस्ट्री आई है। क्या हरियाणा का मतलब सिर्फ ये है कि गुड़गांव में कुछ जो है ITBPO आ गया, गुड़गांव में कुछ इंडस्ट्री आ गई, फरीदाबाद में कुछ आ गई, पंचकुला के चंडीगढ़ से सटा हुआ वहां ग्रोथ हो गई, हरियाणा के इंटीरियर में क्या हम ग्रोथ कर पाए हैं? सर ITBP वाली मैं दोबारा से सुनना चाहूंगी। हम आपका फोन डिस्कनेक्ट करके एक बार दोबारा जोड़ रहे हैं। गुरुग्राम की बात और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम तक पहुंची, उसका मैं जवाब ले लूंगी। अभी हम आपका केवल फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दोबारा जोड़ रहे हैं, मैं आऊंगी। राय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। राय सिंह जी, कितनी तैयारी है बजट सत्र के लिए? देखिए अनामिका जी, बजट के समय प्रदेश और देश के जनता जी का आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए। एकदम आप ही की तो आवाज आएगी अब बजट सत्र में। धन्यवाद आपका। बोलिए। देखिए अनामिका जी, बजट के समय प्रदेश की जनता और देश की जनता में उत्साह होता है, उम्मीद होती है और एक विश्वास होता है कि कोई नई बात, नई संरचना, आधारभूत व्यवस्था को लेकर सरकार करेगी। लेकिन ये पहली सरकार है जिसका कोई उत्साह लोगों में नहीं है, कोई उम्मीद लोगों में नहीं बची है। कैसी बात? हर मुद्दे गौण है, शून्य बजट इनका हमेशा रहा है। इसके बावजूद भी हम आशावादी हैं प्रदेश के विकास में। हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है इनसे, हम प्रार्थना करते हैं और विपक्ष की भूमिका भी है कि हम चाहते हैं प्रदेश के हितों में सरकार मजबूती से कदम उठाए। हमारे बजट की प्राथमिकता पहला किसान है। देश का सबसे मजबूत जो आधार है राजस्व का हो किसी प्रकार से, और हमारे प्रदेश हरियाणा जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हम चाहते हैं जिस प्रकार हमारी राजस्थान की सरकार ने एक अलग से कृषि बजट को लेकर आए हैं, वैसे ही प्रदेश सरकार भी क्या कोई नया बजट को लेकर अलग से विशेष दिन कृषि पर बहस करके मुद्दों को लेकर रखेंगे, या उसी पहले की तरह जो उनकी नदारद नीतियां रही हैं क्या वैसे बहकाएंगे? हम चाहते हैं जिस प्रकार हमारे मित्र जिंदल साहब ने रोजगार की बात उठाई है, युवा की बात उठाई है, कि क्या कोई प्लेटफॉर्म है कि जिस पर हम उम्मीद करें कि रोजगार मिलेगा। इनका स्किल इंडिया, इनका कौशल क्रांति, जितनी भी इनकी योजनाएं, स्टार्टअप, गेटअप, बढ़ता भारत, जितनी भी ये योजनाएं लेकर आए, कहीं पर भी वास्तविकता में धरातल पर टिक नहीं पाई। लोग विशेषकर युवा चिंतित हैं, पढ़े लिखे रोजगार मांग रहे हैं। दूसरी बात शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, देखिए स्वास्थ्य की सेवाओं में सारी नीतियों को ही नदारद बता दिया आपने। इतनी नाराजगी? नहीं, हाँ नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं, जनता की आवाज है अनामिका जी। जनता चाहती है, प्रदेश के लोग चाहते हैं। और आप देखिए, दो बातों में मैं समाप्त करना चाहता हूँ पहले प्रथम दौर की बात को, कि जहां तक अरे अभी कहाँ समाप्त कर रहे हैं, 8:16 हुए, अभी 9 बजे तक बोलना है। ना हॉस्पिटल थे, ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में, जो आपने देखा कि हरियाणा के लोग कैसे तड़फे, सहमे डरे रहे। तो इनका स्वास्थ्य बजट बिल्कुल शून्य है। जब आपदा आई तो फेल होगी सरकार। तो हम चाहते हैं किसी विशेष प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दे। और शिक्षा की जो हालत है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, कोरोना की बात करके ये भाग जाते हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं शिक्षा के मामले में। जब हम विस्तार से बात करेंगे शिक्षा को लेकर, शिक्षा के बजट में इन्होंने कटौती की है, उसको बढ़ाया जाए। और जहां तक और हमारे हरियाणा के अंदर छोटे लघु उद्योग हैं, हमारे हरियाणा की जो औद्योगिक इकाई की महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, हरियाणा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है, उसको इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है।
करनाल में देखिए, आप फरीदाबाद गुड़गांव में देखिए, जितने भी HSIDC के प्रोजेक्ट हैं सब सुनने पड़े हैं, फेल पड़े हैं और सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल प्रपंच है, इनका तरीका है, लुभावनी बात करते हैं। तो हालांकि उसके बावजूद भी हम आशावादी हैं, हम उम्मीद करते हैं आपके मंच के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, कि सरकार लोगों की भावनाओं पर खरा उतरे, क्योंकि आज रसोई पर इनका बड़ा जबरदस्त प्रहार है। आज महंगाई है, तेल कितना महंगा है, खाद्य पदार्थ कहां पर पहुंच गए हैं और डीजल पेट्रोल की हालत आपको पता है। तो पूरी तरह महंगाई की मार है, लेकिन इनसे उम्मीद रखना भी हमारा फर्ज है। हम समझते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की बात को सुने। मुझे लगा कहीं आप राइम ना कर दें यहाँ पर कि पूरी तरह महंगाई की मार है, उम्मीद रखना बेकार है। खैर, आपने कहा कि उम्मीद रखना हमारा फर्ज है और आपको उम्मीद है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए वंदना जी, आप चीजों को याद रखती हैं, आप पॉइंट्स को याद रखती हैं, आप लिख लेती हैं। मैं आप दोनों के पास, राय सिंह जी क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं कि हम जो हैं उम्मीद रखते हैं प्रदेश के हित में, हम आज भी उम्मीद रखेंगे कि महंगाई की मार को कम करें। ठीक है वंदना जी, आप चीज़ों को याद रखती हैं, पॉइंट्स को याद रखती हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा आकाश जी से होते हुए आऊंगी, लेकिन जवाब आपको दोनों को देना है। विवेक जी, आप भी इनको ध्यान से सुनिएगा, जवाब के लिए आपके पास भी आऊंगी। आकाश जी, अपनी बात पूरी करें आप। बीजेपी की बहन से मेरे जो सवाल थे, हाँ, सबसे पहला सवाल था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, हरियाणा एक गिफ्टेड स्टेट है, तीन तरफ से दिल्ली के साथ सटी हुई है। गुड़गांव नाम का ऑटो पायलट रूप से गिफ्ट मिला हुआ है, जहां किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं रहा, ऑटो पायलट मोड पे वहां ग्रोथ हुई है। उसके बावजूद इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा आप देखिए, हरियाणा के इंटीरियर की बात करें, गुड़गांव में डेवलपमेंट आ गई, फरीदाबाद में डेवलपमेंट आ गई दिल्ली के कारण, पंचकुला कुछ ग्रो कर गया चंडीगढ़ के कारण। क्या गुड़गांव के इंटीरियर में हम कहीं BPO ला पाए हैं? कहीं नहीं ला पाए। इंडस्ट्री को उस लेवल पे हम ग्रो नहीं करा पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उस लेवल पे हम नहीं लाए, डोमेस्टिक इंडियन कॉर्पोरेट को हम नहीं ला पाए। हालात यहाँ तक आ गए कि हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है उनको भी लोकल के लिए रिजर्व करना पड़ा कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि जॉब जितनी जनरेट नहीं हो पा रही थी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती तो हरियाणा तो ऐसा स्टेट बन सकता था कि अपने यहाँ के लोगों को भी रोजगार देता और जो दूसरी स्टेट से आए हुए लोग हैं उनको भी रोजगार देता। यहाँ पे ये हालत होगी कि अपने स्टेट के लोगों को रोजगार देने के लिए रिजर्वेशन तक की पॉलिसी जानी पड़ी। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए क्या सोल्यूशन है? दूसरा, आज की तारीख में अनफॉर्चुनेट इवेंट ये है कि एक तरफ हरियाणा का बजट आ रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल इश्यूज की वजह से वहां मेरी ड्यूटी है अपडेट करना, क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज है। पेट्रोल डीजल बढ़ने ही बने हैं, जिसमें ना हरियाणा सरकार की कोई गलती है ना भारत सरकार की, लेकिन जनता तो हरियाणा सरकार से उम्मीद करेगी कि उनको रिलीफ दे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे आप लोग वैट चार्ज करते हो। सिमिलरली रशिया यूक्रेन इशू की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना तय है, वहां भी लोग आपसे उम्मीद करेंगे। तो एक तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा चल रही है, एक हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर लोन भी ज्यादा है, एक इंटीरियर पे नहीं आ पाई है। पेट्रोल डीजल की बात अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, लेकिन और अपडेशन दे दूं, अभी 15 से 20 रुपए पेट्रोल और डीजल और बढ़ाना पड़ेगा रशिया यूक्रेन के कारण। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम होगी रशिया यूक्रेन के कारण। तो पहले ही दिक्कत नहीं है, स्टेट के पास रिसोर्सेज इतने नहीं है। अब ग्लोबल वजह से ये भी वजह है, इसमें हरियाणा सरकार या भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन सोल्यूशन तो है हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारी सरकार से चाहेगी तो उसका सोल्यूशन कहां से आएगा। उसके अलावा इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब करने के हिसाब से हरियाणा सबसे बढ़िया स्टेट है। अगर मैं नंबर्स की बात पूछूं, हमारी बीजेपी की बहन अगर नंबर शेयर करता है, वरना मैं नंबर रख देता हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना पोटेंशियल था उसके मुकाबले में बहुत कमा पाई है। डोमेस्टिक इंडियन कॉर्पोरेट जो है वो इंडिया के अलग अलग स्टेट से जो हरियाणा में आ सकते थे वो बहुत कमाए हैं, जबकि हरियाणा को बेनिफिट इस चीज का मिल रहा है। आज जो है MIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा लैंड लॉक नहीं रहेगा, सी के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके अलावा और तमाम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका हरियाणा को भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि काफी तो हरियाणा से गुजर रहे हैं और बाकी जो है दिल्ली से कनेक्ट हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज रही है। अपॉर्चुनिटीज के बावजूद वोकली ग्रोथ जो है हरियाणा के आम आदमी को नहीं मिल रही है। पर कैपिटल इनकम के हिसाब से भी हरियाणा वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है जो होनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से तो चैलेंजेस ज्यादा है।
अपने क्वेश्चन दोबारा मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एफडीआई, लैक ऑफ डोमेस्टिक कॉर्पोरेट, हाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस विच विल बी देयर बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट विच विल बी देयर बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, और आज की तारीख में बजट का डेफिसिट और लोन और लोन के ऊपर इंटरेस्ट, इन सब सवालों के मेरी बीजेपी की बहस के बाद जवाब चाहूंगा। ठीक है, वंदना पोपले जी, आकाश जी को जवाब दे दीजिए। एफडीआई समेत तमाम मुद्दों को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट समेत तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवाए, और साथ में कांग्रेस के राय सिंह को भी, जिनको आपसे नाराजगी भी बहुत है, उम्मीद भी बहुत है। क्या मैं जान सकती हूँ आकाश जी क्या एनएलडी के प्रवक्ता हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं? मैं उनका अर्थशास्त्री हैं वो। जी जी, अच्छा। सबसे पहले तो क्योंकि राय सिंह जी ने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए, पहले मैं उनका जवाब दे देती हूँ। लगातार धारा प्रवाह जिस तरह से भाषण दिया जाता है, कुछ एक सेंटेंसेस रख कर आते हैं, उनका पुराना तरीका है और अपना उनका स्टाइल है बोलने का, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बैठे हैं जिनके यहाँ से जवाब नहीं मिलेगा, और वो आपके भाषण से ताली बजाकर चले जाएंगे। यहाँ पर आप ये बताइए, आप इतना सारा कंसर्न दिखा रहे थे, आपने कहा कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए बजट में टिकेंगे या बाहर चले जाएंगे? प्रश्न की आप यहाँ पर बात करके सीधा, मैंने कितनी बार देखा है कि चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस सीधा वॉकआउट कर देती है। हम कहते रह जाते हैं, हमारे विधायकों की तरफ से, हमारी मंत्रियों की तरफ से कहा जाता है बार बार कि आऊंगी राय सिंह जी, पहले बहुत लंबा जवाब देना है उन्होंने, आप पहले इत्मीनान से सुनिए, आपने बोला भी बहुत लंबा है। हाँ बोलिए वंदना जी। जी, और हमारे मंत्री कहते रहते हैं कि आपने तो अपनी बात कह ली, कम से कम जवाब तो सुन लो, लेकिन वो सीधा वॉकआउट, और ये लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है। जब इम्पोर्टेंट मुद्दे आते हैं तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं, तो वो जरूर बताएं कि पूरे बजट में इस बार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, हमने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ तक हमने विधायकों की कमेटी भी बनाई है ताकि हर एक विषय पर चर्चा हो सके। हमने बीच में समय भी दिया कि आप बजट पढ़िए, लेकिन जब जवाब नहीं होता तो बाहर निकल जाते हैं, उसका ध्यान रखें। जहाँ तक आपके प्रश्नों की बात है, सबसे पहले आपने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया। राजस्थान में कृषि बजट अलग है, बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में कृषि बजट अलग है, लेकिन किसानों के लिए जो हमारी सरकार कर रही है उससे पहले किसी ने नहीं किया। हुड्डा जी के 2-2 रुपए की चेक आया करते थे, सभी को याद है। और जो कृषि की जमीन जो है जो दी गई थी जीजा जी को, वो पूरे भारत ने देखा था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। राजस्थान का जिक्र करते हुए आप ये क्यों भूल गए? जब गहलोत जी से पूछा गया, क्या शिक्षकों से उन्होंने पूछा क्या पैसे लगते हैं ट्रांसफर के, तो उन्होंने मुंह पर कहा कि हाँ जी ट्रांसफर के पैसे लगते हैं। ये एग्जाम्पल हरियाणा में नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल सिर्फ राजस्थान में मिलेगा। आपने उसका जिक्र नहीं किया। अरे बजट में बात करो, बजट में बात करो। बड़ी तकलीफ है, मैंने तो आपका पूरा भाषण सुना, मैं तो के हिसाब से आपको जवाब दे रही। और भी सुनाऊंगा, भी और भी सुनाऊंगा। बाद में सुनाइएगा, बाद में सुनाइएगा, सुनूंगी और जवाब दे दूंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर रोजगार की बात करी, मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना बता दीजिए कि 10 साल आपकी सरकार रही, आपने कितने रोजगार दिए, सरकारी रोजगार? अगर आपके पास डेटा नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, पूरे 10 साल में आपने तकरीबन मार्च 2005 से अक्टूबर 2009 तक 19,129, अक्टूबर 2009 से अक्टूबर 2014 तक 66,878, और हम अभी 84,000 जो है नौकरियां दे चुके हैं, और अभी प्रोसीजर भी चल रहा है। कोरोना समय ने जरूर हमारी स्पीड को रोकी, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। हम जो इस प्रदेश के लिए करना चाहते हैं वो उसमें हमारी नीयत खराब नहीं है कि जीजा जी को पकड़ा दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया। यहाँ पर अभी प्रश्न नहीं उठ रहा था गुड़गांव, उससे बुरा हाल ही आपने किया। आपने जो डेवलपमेंट जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की है। सेक्टर्स आपने काटे नहीं है, आपने हाईवे के साथ जो रास्ता निकलना चाहिए था छोड़ा, जिसमें ट्रैफिक की हमेशा प्रॉब्लम रही, तो उसकी जड़ आप रहे हैं। अब प्रश्नों का जवाब मुझसे पूछे, मैं जरूर दूंगी। आपने यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है। कोरोना समय में भी हमने देखा कि आपने कोरोना की बात यहाँ पर बार बार की, कोरोना का बहाना बना रहे थे, तो मैं कोरोना के समय की बात बता देती हूँ कि आपके टूल किट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो कांग्रेस से संबंधित जो हॉस्पिटल्स है वहां पर लोगों को फीस रख दी जाए, ताकि कांग्रेस के नेता उनको वहां पर एडमिशन दिलाए, बेड दिलाए, तब जाके उनको ताकि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी वाहवाही हो जाए। और मुझे ये भी मालूम है कि कहीं पर मास्क नहीं बनता था, सैनिटाइजर नहीं बनता था, वैक्सीन लाकर देश के लोगों की जान बचाने वाले हमारे वैज्ञानिक
जिन्होंने मोदी जी के कहीं ना कहीं जो कहने से ये काम किया, हम उनका वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी की थी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और उसी वैक्सीन को आप बार बार बोलते रहे कि मोदी की वैक्सीन है क्यों लगवाएंगे, वो पूरे देश में देखा था। और जैसे ही कोरोना का प्रकोप आता है एकदम से शोर मचा देते कि हमारी वैक्सीन कहाँ पर है, तो वो भी हमने देखा था। मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात है तो हम कर रहे हैं। एम्स में आपने 2 कमरों का ओपीडी शुरू करा दिया बाड़सा में, वो सभी ने देखा है। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज कईयों में खुलवा चुके हैं और कईयों की तरफ बढ़ चुके हैं। और एक स्वास्थ्य की बात में और आपको बताना चाहूंगी कि हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग ने हमारे को इतना अच्छा नंबर दिया है। आप यहाँ पर बात करते हैं ना कि डॉक्टर्स की कमी है, आपके समय में कितनी सीट थी आपको मालूम है? आपका नंबर ऑफ सीट कितना था? हमने उसको 2500 के करीब कर दिया। आपका 1300 या 1500 के करीब था जो सीटों का नंबर है। माफ कीजिएगा, 2014 में सिर्फ 700 सीट थी मेडिकल में और हमने उसको बढ़ाकर 1685 किया और अब 2500 डॉक्टर जो है वो हर साल तैयार होंगे। ये हमारी सरकार का काम है। आपके समय में सिर्फ 700 डॉक्टर थे जो तैयार होते थे, उसको हम लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा हेल्थ इंडेक्स में हम टॉप पर रहे हैं, टॉप के 3 लोगों में हम रहे हैं, टॉप के 3 स्टेट्स में रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। दूसरा, आप यहाँ पर अभी जो आकाश जी प्रश्न है वो बहुत सारे पूछे थे, हालांकि उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों में जवाब भी दे दिया। जो गुड़गांव की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई जो कॉरिडोर बन रहा है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, वो बात अलग है, वो हमारी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। और मैं गुड़गांव के बियॉन्ड मैं इस पर बात करूंगी पूरे हरियाणा की, जिसमें गुड़गांव ऑटोमेटिकली इंक्लूड आ जाएगा। आपने बेरोजगारी की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 48,000 नए उद्योग मिले। और गुड़गांव का एक पॉइंट और जरूर ऐड कर देती हूँ, आपको मालूम होगा कि अमेजन को लेकर बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपना यहाँ पर आकर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। इसमें ATL है, फ्लिपकार्ट है, मारुति है, उन्होंने अपने भंडारण नेटवर्क का 35% विस्तार किया है सिर्फ गुड़गांव में, ताकि यहाँ के बच्चों को और ज्यादा नौकरियां मिल सके। और ये हरियाणा से बाहर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गुड़गांव में किया, हरियाणा के अंदर ही किया। 48,000 उद्योग जो है हमने लगाए गए। आप निवेश की बात करो तो 1,90,000 करोड़ का निवेश जो है हरियाणा में आ चुका है इस समय में। निजी क्षेत्रों में हमने 75% जो रिजर्वेशन की है वो भी एक हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो 3.5 लाख से ज्यादा जो निजी क्षेत्रों में हम नौकरी दे चुके हैं, हमने स्किल किए हैं, बच्चों को हमने स्किल किए हैं ताकि उनको नौकरियां मिल सके। और हमारे स्किल के विश्वविद्यालय खोलेंगे जो किसी कभी सोचा नहीं था। एजुकेशन सिस्टम इन तरह से था कि क्या डेवलप कर दिए जाए, लेकिन उनको स्किल देना, स्किल देने के बाद ताकि उनको नौकरी अच्छे से मिल सके, टेक्निकल क्षेत्र में वो आगे जा सके, वो स्किल देने का काम हमारा था। हमने अपने बच्चों को स्किल दिया, यूनिवर्सिटीज बनाई ताकि वो जॉब को ले सके। मैं आपको बताना चाहूंगी तकरीबन 19 लाख युवाओं को अभी तक हम स्किल कर चुके हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, 19.5 लाख जो युवा हैं उनको स्किल कर चुके हैं ताकि नौकरियों की उनकी समस्या ना रहे। तो एक होता है शॉर्ट टर्म ऐसे कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसे कुछ काम किए जाते हैं लुभावन से और लोगों को जल्दी से दिखाई दे। लेकिन हम आकाश जी ढेरों सवाल पूछे गए, सुन लीजिए। आ रही हूँ। अभी विवेक चौधरी को एक ही बार मौका मिला है, मैं आपके पास 2 बार हो आई, रुक जाइए। हाँ, अनामिका जी, एक और बात बताना चाहूंगी। सक्षम योजना के तहत जो टॉप के 100 बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित किया गया, उनका IIT IIM में एडमिशन हुआ है। ये लॉन्ग टर्म है, ये दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट से 100 बच्चे निकलकर जो सरकारी स्कूलों में हैं उनको स्पेशल हम एजुकेशन देते हैं, वो IIT में जाते हैं, IIMs में जाते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे उनका एडमिशन हो जाता है। तो हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तो देश को कितना आगे लेकर जाएंगे। तो हम ये नहीं कि लोग युवावन शॉर्ट टाइम के लिए सामने लेकर आए, हम लंबे समय तक आगे चले। ये नहीं चाहती तो हमने फ्री में ये बांट दिया, फ्री में वो बांट दिया, लेकिन देश का भला नहीं हो पाया, वो नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो। अनामिका जी, ये प्रोजेक्ट प्रस्ताव न रखो। राय सिंह जी, ये संचालन आप मुझे करने दीजिए। अगर एक ने जवाब देना है, 3 ने सवाल पूछना है तो जवाब में वक्त लगेगा। आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में किसी को नहीं बोलने दिया, और मैं देख रही हूँ आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं। बजट प्रस्ताव नहीं है, आप भी बहुत बुद्धिजीवी है। बजट प्रस्ताव मुख्यमंत्री रखेंगे, आप रुक जाइए ना। आप क्यों इंतजार नहीं कर सकते सर? छोटा सा पैनल है, ज्यादा वक्त मिलेगा आज सबको। आपको भी मैंने मौका दिया था, आपने जल्दी खत्म कर दिया, क्या कर सकते हैं? राइटिंग जी, तो वो काम है जो करवा दिए हैं। बजट प्रस्ताव तो आपके सामने 8 तारीख को ही आएगा। ठीक है, अरे कुछ नहीं कराया, सच्चाई बिल्कुल आपके सामने है, उस बात पे बहस मत कीजिए आप।
कराया, ये केवल आंकड़ों पे लिख के जो कागजों में आप लेकर आए हैं, ये सच्चाई नहीं है। करा दिया, जीजा जी के लिए करा अनामिका दिया, जी, अब हम हाँ, बताता हूँ आपको करवा मैं। रहे हैं। आपके लिए तो करवाएंगे भी नहीं। चलिए आप दोनों अब रुक जाइए। विवेक चौधरी, हाँ। आपकी प्रतिक्रिया। अनामिका जी, जी। मेरे साथी राय सिंह जी ने शुरुआत की किसानों से, और मैंने जब डिबेट की शुरुआत में आपने पूछा कि बजट में क्या कुछ होगा, तो मैंने यही बात कही कि सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा जाएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो। जब इन्होंने किसान की बात की तो इन्होंने राजस्थान का भी एक दो उदाहरण दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, राजस्थान और पंजाब में कितनी फसलों पे एमएसपी दिलाने का इन्होंने काम किया, जहाँ पे इनकी सरकार है। आज कहीं ना कहीं ये किसानों की बात तो करते हैं, ये वो भूल जाते हैं जब जीजा जी को गिफ्ट में इन्होंने जमीन देने का काम किया। मैं बात को रिपीट नहीं करूंगा, वंदना जी ऑलरेडी कह चुकी है। फिर ये बात करते हैं रोजगार की। रोजगार जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। कारण उसका क्या है, पहले इनके टाइम में पर्ची और खर्ची का एक रिवाज था। वो पर्ची और खर्ची के कारण लोगों को ये रोजगार लगवाने का काम करते थे। आज वो सिस्टम हमने बंद करने का काम किया। आज कहीं ना कहीं जो योग्य युवा हैं उनको नौकरियों पे लगाने का काम किया जा रहा है, ना कि पर्ची और खर्ची के साथ किसी को लगाया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं 75% जो आरक्षण सरकार लेके आई युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में, उससे भी इनके पेट में दर्द कहीं होने का काम। इन्होंने अपने साथियों को कोर्ट में भेजने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे हटाने का काम किया, वो भी एक हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की, हॉस्पिटल्स की और बातें। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए आपके समय में कितने मेडिकल कॉलेजेस आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर बनवाने का काम किया। आज हमारा एक लक्ष्य है कि हर एक जिले के अंदर हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और बना भी रहे हैं और बन भी गए हैं, कुछ जगह काम भी चल रहा है। आज कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ लोगों को बरगलाने का और उकसाने का काम ये लोग करते हैं। एजुकेशन की अगर बात करते हैं, आप बताइए कितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज आपने बनाने का काम किया। हमारी सरकार आज ब्लॉक लेवल पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने का काम कर रही है, और उस एजेंडे को लेके भी चल रही है। ये बात करते हैं लघु उद्योग की, आप बताइए ना आपने क्या किया था। आज चाहे एमएसएमई की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स की बात हो, आज सरकार कहीं ना कहीं लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं जो कमियां इन्होंने छोड़ी थी, जो खामियां इनके अंदर थी, तभी इनको लगातार 2 बार से सरकार से बाहर रखने का काम हरियाणा प्रदेश ने किया। आज ये अपनी लड़ाई तो सुलटा ले। वंदना जी ने बहुत अच्छी बात की कि क्या ये हाउस के अंदर रहेंगे, ये तो वहां से वॉकआउट करने वाले लोग हैं। ये हरियाणा प्रदेश की बातें उठाने का तो काम करते हैं। पिछले दिनों भी मैं डिबेट पे आप ही के चैनल पे यही बात कह रहा था, इनकी विधायक दल की बैठक हुई, क्या उसमें सारे विधायक मौजूद थे? क्या इनके सारे विधायक एक सुर में एक आवाज उठा लेंगे? आज कहीं ना कहीं इनको आपसी लड़ाई से बेल नहीं है, ये दूसरों का क्या करेंगे। ये कहते हैं क्या निवेश हुआ, कहां से निवेश आया। अरे अमेजोन कहाँ आई, हरियाणा में ही आई है, हरियाणा में ही आई है। और जो प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर ही आ रही हैं। आज आप लोग बुखड़ाए हुए हैं। आप देखिए किस तरह से हरियाणा प्रदेश जजपा भाजपा सरकार निरंतर हरियाणा प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आज उस चीज से बुखड़ाइए ना। आज अगर कोई कमी है तो बताने का काम कीजिए, वॉकआउट करने का काम ना कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, एक एक करके मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा इनसे, क्या इनके नेता जितने दिन बजट चलेगा उतने दिन सेशन में रहेंगे? क्या इनके सभी विधायक हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे? अगर इनको कोई कमी खामी लगती है सरकार में, क्या वो वहां बजट में रहेंगे? ये तो वॉकआउट करने का रिवाज इनका पुराना है, ये वॉकआउट करने का काम करते हैं। ये बैठते हैं और देखते हैं और वहां से चलने का काम करते हैं। चाय समोसा खाया और चल दिए। जनाब, चाय समोसा खाने के लिए हाउस नहीं होता, सेशन चाय समोसा खाने के लिए नहीं होता। आज कहीं ना कहीं आप लोग अगर हरियाणा प्रदेश की इतनी चिंता करते तो कोई मुद्दा तो लेके आइए। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए किस मुद्दे पे आप घेरने की राय सिंह जी, कांग्रेस चाय समोसा खाने जाएगी क्या? देख रहा था चैनल पे ही, राय तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था बताने के लिए। हाँ, राय सिंह जी, कांग्रेस चाय समोसा खाने जाएगी? देखिए अनामिका जी, मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोनों सरकार के गठबंधन के प्रवक्ता मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे।
सबसे पहले तो मैं अपनी भाजपा की प्रवक्ता बहन का उत्तर देना चाहता हूं, जो जीजा जी की जमीन की बात करते हैं। 7 साल हो गए हैं, आज तक जीजा जी की जिस आरोप ये लगाते हैं वो जमीन को कहीं पर भी धरातल पे नहीं साबित कर पाए। ये इनकी नाकामी है या सच्चाई क्या है ये जानते हैं। रही बात अरावली और शिवालिक, 2 पहाड़ी क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में पड़ते हैं। अरावली में बाबा रामदेव, लाला रामदेव, उनको 1300 एकड़ की जमीन सरकार ने अलॉट की। अरावली में 7 भाजपा के ऐसे नेता हैं, 2 स्वर्गीय नेता हैं, सुषमा स्वराज जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी जब इस प्रकार के आरोप भाजपा के लोग लगाएंगे, और अरुण जेटली जी और कैप्टन अभिमन्यु जी, और इसके अलावा 3 और भाजपा के नेता हैं जिन पर बड़े बड़े फार्म हाउस इन 7 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने वहां पर फार्म हाउस के नाम पर जमीनों को हड़पा है। वहां पर लोग समझते हैं, जानते हैं कितने मामा जी, कितने पिताजी और कितने चाचा जी इन्होंने पैदा किए हैं, ये समझते हैं, जानते हैं। इनकी सच्चाई सब लोग जानते हैं। लाला रामदेव जी ने आज तक 7 साल में, जब से इन्होंने जमीन दी 6 साल से, कोई भी नया उद्योग लगाने का प्रयास नहीं किया, केवल इनकी दुकानदारी करते हैं और शरणम संघम गच्छामि शरणम तरीके से वहां पर कार्य कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पोल खुल चुकी है, पूरा देश जानता है। रही बात, ये बात कर रहे हैं कि 70 साल में हमने क्या किया। अरे हमने 70 साल में वो वैक्सीन बनाई, और जब जब भी देश में विश्वव्यापी महामारी पहले भी आई है, सभी को वैक्सीन बीमारी के लिए दवाई फ्री दी गई। ये देश के अंदर इतिहास है। और जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, वो वैक्सीन कांग्रेस के बड़े बड़े संस्थानों में, रिसर्च सेंटर में आपने जवाब दे बनकर आई है। सर, अगर मोदी जी, आपने जवाब दे दिया। रुकिए प्रभु, हो गया, हो नहीं, गया, नहीं, हो गया। अभी अनामिका जी ऐसा आप नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रही, आप ही बोलिएगा। रुकिए रुकिए, पहले 1 मिनट के लिए रुकिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रही। विवेक जी एकदम इंतजार कीजिए, आकाश जी कब से हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनसे होते हुए होंगे। आप 1 सेकंड रुक जाइए। अगर राय सिंह जी कोई और लाइन छूट गई है तो आप जरूर बोलिएगा, लेकिन जीजा जी का जवाब मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, लाला जी करके आपने दे दिया है। क्या इन आपसे भी ये सवाल है, और ये मेरा सवाल आप दोनों से भी है, विवेक जी और वंदना जी, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे जब हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे। क्या इन मुद्दों पर हम बात करेंगे? और जल्दी समेट दीजिएगा आप, नहीं तो मैं फिर बीच में रोकूंगी। राय सिंह जी समेटिए, बोलिए। अनामिका जी, शुरुआत किसने की? पहले आप लोगों क्यों नहीं रोका? क्या ये न्याय संगत है? आप क्या सुन रहे हैं सर? एक सेकंड प्रभु 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 11 सिटिंग्स होने वाली है, ये ऊर्जा वहां के लिए बचा के रखिए। अभी मैंने जो कहा, या तो आपने सुना नहीं। मैंने आप तीनों को कहा, मैंने आपको मौका भी दिया कि उनकी बात का आप जवाब दीजिए। मैंने मौका दिया है आपको, अभी भी आप दीजिए, लेकिन जल्दी समेट दीजिए और बजट पर आ जाइए। मुझे लगता है कि ये डिबेट डिरेल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर भी मौका दे रही हूँ कि आप बात कीजिए, लेकिन जीजा जी, फूफा जी, ताऊ जी, मामा जी, चाचा जी, काका जी का ये डिबेट नहीं है। आप जल्दी समेट दीजिए, दीजिए आप जवाब। तीनों को बोला है, आपको अकेले को नहीं बोला। बोलिए। सिंह साहब, 3 लाख रुपए प्रति मृत्यु पर देने की बात की थी। हाँ। 50,000 रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप के बाद चेक दिए गए। आज भी मृत्यु जिनकी हो चुकी है वो लोग परेशान है हरियाणा के। ये झूठ बोलते हैं यहाँ पर आकर। और जो बात कर रहे हैं मेरे जेजेपी के प्रवक्ता, हाँ, इनको रोजगार मिला हुआ है, इनको बढ़िया रोजगार। कोरोना में जब शराबबंदी थी, इन्होंने शराब बेची, रजिस्ट्री घोटाले किए इन्होंने, सबके सामने हैं। और ये नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे अटैची की बात कर रहे हो, अरे करोड़ों रुपए अटैची में पकड़े गए, खर्ची पर्ची की बात करने वाले। और आपके तो जो आपके संस्थापक हैं, नहीं, आप दीजिएगा जवाब, आ जाऊंगे विवेक जी। जो नौकरी में अनियमितता बढ़ने में जेल काट कर आए हैं। हाँ ठीक है, आकाश जी। जी, now I have certain questions which I allow me to speak my dear friend. ठीक है राय सिंह जी मैं फिर आ जाऊंगी, रुक जाइए। आकाश जी का भी सवाल लेने दीजिए। आकाश जी प्लीज। Now I have certain questions from a sister from BJP. They are still unanswered. Madam, I had asked you the number of unemployed people. You told me the various measures you have taken. I am giving you hard, crisp numbers. A huge number of people are unemployed in Haryana. हिंदी में आ जाइए सर, हिंदी में आ जाइए, हिंदी में माफ कीजिए, मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं आपसे डेटा पूछ रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर मेरी बहन उसका डेटा का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं डेटा रखूंगा। आपके सारे मेयर्स के बावजूद हरियाणा में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। खट्टर साहब की और बीजेपी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ,
चौटाला साहब खुद मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। दूसरा, आज जनता उम्मीद कर रही है कि आप वैट में रिडक्शन करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बहुत हाई हैं और आगे जाके रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ने वाले हैं, तो वैट की और ज्यादा उम्मीद हो जाएगी। जिस डेफिसिट के साथ आप चल रहे हैं, क्या आप वैट में रिडक्शन कर पाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ ऑलरेडी हाई है। आपने मेजर्स लिस्ट किए, कुछ कंपनियों के नाम गिनाए, जिसमें से ज्यादातर गुरुग्राम में आ रही है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। ऑटो पायलट मोड पे बड़ा है, उसमें हरियाणा सरकार की चाहे करंट गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट, कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो अपने आप ऑटो पायलट मोड पे बड़ा है। मैंने ये प्रश्न पूछा था कि गुड़गांव के बियॉन्ड, गुड़गांव के अलावा हरियाणा में कहाँ ग्रोथ आई है। आप लोगों ने मुझे गुड़गांव की इंडस्ट्रीज गिनवा दी। तो सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर या तो आप दीजिए, वरना मैं वो नंबर रख देता हूँ। दूसरा, आज पेट्रोल डीजल में जनता रिलीफ की वेट कर रही है, जिसके रेट और बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें आपकी सरकार का कोई दोष नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक ग्लोबल क्राइसिस की वजह से है। लेकिन वैट की रिडक्शन की उम्मीद हरियाणा की जनता और मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट आपसे रखेंगे। क्या आप वैट की जो है रिडक्शन कर पाएंगे? तीसरी चीज, क्वेश्चन आपसे ये था कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के अलावा हरियाणा के इंटीरियर में कौन सी एफडीआई आई है? आप दोनों ने ही, मेरी बीजेपी की बहन ने, जेजेपी के मेरे मित्र ने गुरुग्राम में आई हुई कंपनी की लिस्ट गिराना शुरू कर दी। वो तो ऑटो पायलट मोड पे आई है। इंटीरियर के अंदर क्या ग्रोथ आ पाई है, वो मेरा क्वेश्चन था। तीसरा जो था, हरियाणा ब्लेस्ड है कि तीन तरफ जो है दिल्ली है, उसके बावजूद इंटीरियर के अंदर पर कैपिटा इनकम की क्या पोजीशन है? या तो आप डेटा रखिए या मैं आपके सामने डेटा रख देता हूँ। पर कैपिटा इनकम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है जिस लेवल में पहुंचनी चाहिए थी। हरियाणा के ऊपर कितना डेट है, अभी भी कर्जा है और कर्जे के ऊपर इतना हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, डेफिसिट का मतलब आम भाषा में सरकारी खर्चे और कमाई के बीच में डिफरेंस। हरियाणा जैसी स्टेट को तो कमाऊ पूछ होना चाहिए था देश का, ये तो सरप्लस स्टेट होनी चाहिए थी, जहां पे टैक्सेस इकट्ठे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती। तो हरियाणा में आज की तारीख में डेफिसिट, कितने डेफिसिट की आपको उम्मीद है और डेफिसिट के पीछे क्या कारण है? मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं जो सिर्फ हरियाणा की ग्रोथ चाहता है और आपकी दोनों की पार्टियों की बहुत इज्जत करता है। खट्टर साहब तो मेरे बड़े भाई की तरह है। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर गवर्नमेंट। बट ये कुछ सवाल है जिसके मैं जवाब हार्ड नंबर्स में चाहूंगा, डेटा के रूप में नंबर चाहूंगा। ये मेरे सवालों के जवाब दीजिए। अगर आप कहेंगे, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो मैं डेटा आपको लिस्ट आउट करता जाता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का, लोन का, डेफिसिट का, लैक ऑफ डेवलपमेंट इन इंटीरियर, लैक ऑफ सफिशिएंट ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, और यहाँ बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की गई है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, लोकल यूथ के लिए रिजर्वेशन करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों कर ऐसा नहीं कर रहे हम कि इतनी नौकरियां जनरेट करें कि लोकल यूथ को भी नौकरी मिले और दूसरी स्टेट के यूथ को भी नौकरी मिले? आज क्यों इस चीज पे आना पड़ रहा है कि हरियाणा के अंदर लोकल यूथ के लिए रिजर्वेशन करनी पड़ी? वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सफिशिएंट नौकरियां नहीं थी, इसलिए हुआ कि लोकल यूथ को नौकरी दे। हरियाणा को तो वो स्टेट होना चाहिए था जो अपने यूथ को भी नौकरी दे और बाकी भी जो हिंदुस्तान की स्टेट है वो भी तो हमारी अपनी है, उनको भी नौकरी दे। सो प्लीज गिव मी हार्ड फैक्ट्स एंड हार्ड नंबर्स ऑन दिस। If you want, I can give you all the hard numbers from your last budget and the report prepared by Okay, let her speak. independent agency. Okay, जिंदल साहब, let her speak. वंदना जी। आकाश जी, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैं एक एक का आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले आपने मेरे से अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा पूछा। शायद आपको सीएमआई के आंकड़े पे ज्यादा विश्वास होगा या उसके बारे में बात कर रहे होंगे, जो वो 33 या 34% कहते हैं, कभी 48% कहते हैं, कभी फिर 7% पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है उसकी बजाय जो सरकारी एजेंसीज हैं उसके आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। उसके हिसाब से तकरीबन 12.5% के करीब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट जो मैंने पढ़ी थी, जो मैंने उसको चेक करा तो 12.5% थी, और पड़ोसी राज्यों में 15-14 इस तरह के परसेंटेज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो आप नौकरियां जनरेट करने की बात कर रहे हैं, बात आपकी सही है। नौकरियां जनरेट तभी होंगी जब निवेश आएगा। निवेश के लिए हमने MOUs भी किए। आपने देखा होगा कोरोना के बाद जितना भी चाइना से हटकर जो भी बिजनेस इंडिया में आया, तो उसने ज्यादातर विश्वास हरियाणा पे दिलाया, क्योंकि हरियाणा में इस तरह का एटमोस्फेयर बना हुआ है कि यहाँ पर आकर जो है उद्योग धंधे लग सकते हैं। तो उद्योग धंधे जितने लगेंगे उतनी ज्यादा नौकरियां जनरेट होंगी। लेकिन नौकरियां जनरेट होने में सर्टेनली समय जरूर लगेगा, और उसमें एक अच्छा स्टेप था कि
हमने 75% रिजर्वेशन रखा, आपकी बात बिल्कुल सही है। बाहर वालों के लिए भी जॉब्स होनी चाहिए और हरियाणा वालों के लिए भी जॉब्स होनी चाहिए, लेकिन समय जरूर लगेगा। ये आप देखेंगे आने वाले समय में जो नौकरियां हैं वो इतनी ज्यादा जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं यहाँ पर बैठ के खाली नहीं बोल रही हूँ, मैं उन आंकड़ों पर उन स्टेप्स की बात कर रही हूँ जो स्टेप्स हमारी सरकार के द्वारा लिए गए, और मैं उस विश्वास को बोल रही हूँ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2025 तक अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म कर देंगे। तो उस विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं। उसमें उनको अगर हम स्किल्ड कर देंगे, हमने स्किल्ड जो है यूनिवर्सिटीज हैं, पलवल में भी खोली है, पंचकुला में भी खोली है। ये एरिया जो पलवल का है ये सर्टेनली गुड़गांव से दूर है, और जहाँ तक आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल रहे हैं कि कहाँ पर कितना निवेश आया है या कितनी डेवलपमेंट आई है, सर्टेनली अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्लस्टर्स होते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट कि फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर इज IT हब, वो क्लस्टर है। IT के अधिकतर जितनी भी है कंपनीज वो बेंगलुरु की तरफ जाती है, जहाँ पे वो हब बन जाता है। तो ऐसे गुड़गांव हब है, तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आएगा। अगर और कोई हब डेवलप करना है तो उसमें धीरे धीरे समय जरूर लगेगा। उसमें भी हमारी लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है। आप दक्षिण हरियाणा की तरफ देख लीजिए, दक्षिण हरियाणा की तरफ भी लगातार डेवलपमेंट हो रही है। आपने कॉरिडोर की बात की, और भी तरह की मेट्रो को लाने की बात हो रही है। तो अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन की और बेटर फैसिलिटीज आ जाएगी, फाइनेंस में बहुत सारी चीजें हैं जब वो डेवलप हो जाएंगी तो अपने आप वो भी हब बन जाएंगे। तो हम उसकी दिशा में भी काम कर रहे हैं। और आपने आकाश जी कुछ क्रॉस कर रहे हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन दे रहे हैं शायद। आकाश जी की ऑडियो मैडम, आई हैड आस्क्ड अबाउट टू मोर नंबर्स, वन इज द डेफिसिट फिगर एंड द लोन अमाउंट। Deficit means the difference between the expenditure and income of the government. How much is the deficit, and why is it so that a state like Haryana is having deficit? Why is it so that Haryana is not having surplus? So that was my question number 2. And the loan which is there on Haryana and the interest which you have to pay. आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके प्रश्न भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। वंदना जी समझ रही है, जवाब भी दे रही है सर, लेकिन लोगों को समझने के लिए हिंदी में बोलना पड़ेगा आपको। जी 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 मैं माफी चाहता हूँ, हिंदी में सॉरी। डेफिसिट का मतलब सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में जो गैप है वो कितना है, और जो कितना है वो क्यों है। दूसरा, लोन यानी ऋण कितना है और ऋण के ऊपर कितना इंटरेस्ट जाता है, और वो लोन रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा। इन दो सवालों के लिए जवाब मैंने आपसे नंबर मांगे थे। चलिए ठीक है, बस इतना ही अलाउ करूंगी। हाँ जवाब वंदना जी। मैं जवाब दे देती हूँ और आपको पूरे आ रही हूँ राय सिंह जी, विवेक जी से होते हुए आ रही हूँ। आपका जवाब भी तो लेना है ना। राय सिंह जी का जवाब वंदना जी आप मत दीजिएगा, विवेक जी से लूंगी। आप पहले आकाश जी को जवाब दे दीजिए। देखिए आकाश जी, आपने यहाँ पर कर्जे की बात की, आपने डेफिसिट की बात की। मुझे लगता है जो एग्जैक्ट नंबर है वो बजट के समय आएगा। इस साल का है वो एग्जैक्ट नंबर जो है बजट के समय आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो प्रॉपर जो हमने जो स्टेप उठाए हैं या कर्जा जो है हमने उसको किस तरह से मेंटेन किया वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हुडा सरकार के सामने जो कर्जा लिया गया था, उसके बाद हमने 1 रुपए की भी एडिशनल लायबिलिटी नहीं खरीदी है, ये आपको मैं बताना चाहूंगी। उस समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत सारा एरिया जो है 10,000 एकड़ जमीन को एक्वायर कर दिया, और उसकी कहीं पर भी जो फोर्स एनहांसमेंट आ गई, उसके लिए कहीं पर भी पेमेंट की व्यवस्था नहीं थी। हमने उसको कैंसिल किया ताकि वो जो कर्जा है हमारे ऊपर ना पड़े। बिजली विभाग का जो कर्जा था हमने उसको अलग दिखाया गया था। हमने उसको जो अपने कर्जे में उसको मिक्स किया। उससे क्या हुआ कि हमने तकरीबन 15,000 करोड़ का जो हमने मूल वापस किया है, और 7,000 करोड़ का कर्ज जो है हमने वो वापस किया है। ऐसा नहीं कि कर्ज ले रहे हैं वापस नहीं हो रहा है, ये लगातार जो चीजें हैं वो चल रही है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा में तकरीबन इस समय प्रत्येक जो व्यक्ति हो 12 लाख का भी मालिक है। बहुत बार कह दिया जाता है इतना कर्जा है, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए हैं। आपको बताना चाहूंगी हुडा सरकार ने सिर्फ 1 साल में 2013-14 में 17,212 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। अब उस कर्जे का हमें इंटरेस्ट भी उतारना है। वो इंटरेस्ट को हमें अपनी सरकार ने अपने लेवल पे अपने ऊपर लेना चाहिए। अगर अपनी गारंटी पर लेंगे तो उसका इंटरेस्ट कम लगेगा। हमने उसको अपनी गारंटी पे लिया ताकि उसका इंटरेस्ट कम लगे। हम भी उतार रहे हैं, हम जो उसका ब्याज है वो भी उतार रहे हैं। ठीक है विवेक जी। विवेक चौधरी, राय सिंह के बहुत सवाल थे। हाँ, मेरे साथी राय सिंह जी ने बहुत कुछ कहा, पर उन्होंने जो मैंने सवाल पूछे उनका एक का भी जवाब नहीं दिया।
मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था कि कितना एमएसपी नहीं, कितनी उस फसलों समय में दे रहे हैं। समय नहीं मिला। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, पर्ची खर्ची का कोई जवाब नहीं था। वो एक बारी सेकंड बारी रुक एक बात जाइए ना, करते हैं। उनकी आपत्ति भी दूर कर दूं मैं वो जरा। रुक जाइए सर, रुक समय जाइए। आपको पूरा मिला राय एक सिंह जी। सेकंड। आप राय सिंह जी, आपने जल्दी- जवाब देने का काम नहीं किया। अगर राय सिंह आपके जी। पास अभी भी जवाब हो आप दीजिए जवाब। जवाब कितनी दीजिए, फसलों पे जवाब आप एमएसपी देने का जवाब काम दीजिए। कर रहे हैं राजस्थान और पंजाब सर में? मेरे डिबेट में ये कंप्लेन की समय नहीं मिला। बोलिए बोलिए, आपको पहले मौका दे रही हूँ। रोक दिया मैंने चौधरी साहब को। बोलिए बोलिए। धन्यवाद अनामिका राय जी। सिंह जी, देखिए, जवाब कुछ दीजिए, बातें थी जो बोलिएगा। आपने कहा था कि पॉइंट पहले पर फसलों में बोलिएगा। एमएसपी देने का काम कर रहे हैं आप राय राजस्थान सिंह और जी, पंजाब में। महाराज रुक जाइए ना प्रभु। राय सिंह जी मैं पॉइंट बिल्कुल- पर बोलिएगा, पॉइंट पर। इन्होंने पहले तो मेरे मित्र विवेक जी ने कहा था कि हमने क्या कोई अस्पताल बनाया है या किसी प्रकार की विश्वविद्यालय बनाए हैं। इनको बताता हूं कि हरियाणा के अंदर 5 नए जनाब अस्पताल आपसे जो बड़े पूछा गया आप कल्पना उसका चावला जवाब में शामिल दीजिए। हैं। आप घुमाने का उनमें काम ना एम्स- कीजिए। हाँ, आप आपने ये पूछा था बताइए कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहे एम्स हैं? बनाया गया झज्जर में एम्स। अनामिका जी, घुमाने का काम किया जा रहा है। राय सिंह जी जो सवाल पूछा गया उसका अरे जवाब सिंह साहब, दीजिए। दीजिए ना, एक सेकंड रुक पंजाब जाइए, में और राजस्थान में कितनी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? एमएसपी को लेकर सवाल है। अभी आप एमएसपी पर ही बोलिए, मैं आ जाऊंगी। बस एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं विवेक जी के पास ही जा रही हूँ। जवाब दे दीजिए हाँ जल्दी से। हालांकि हाँ, सर ये आप लोगों रही के बात बजट के लिए MSP डिबेट है, ये मैं बस MSP एक छोटा सा देश में रिएक्शन दे देने- रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, मैं विवेक जी का थोड़ा ज्ञान दुरुस्त कर दूं। देश के अंदर एमएसपी देने का प्रावधान जो है कांग्रेस की देन है पूरे देश में, न केवल पंजाब हरियाणा या राजस्थान में। नहीं, याद रखना आप। और जितनी भी अरे आप फसलों के जवाब रेट दीजिए। हरियाणा में ये एमएसपी ना हमने दिए हैं। बताइए क्या अब किया बात क्या हरियाणा नहीं किया। की- आप अरे जवाब बात दीजिए हरियाणा की कितनी करो आप। फसलों पे एमएसपी पंजाब दे और रहे हैं? राजस्थान विवेक हमने चौधरी दिए बोलिए, हैं। ठीक है, हमने राय दिए सिंह। हैं। आपकी तो कोई आप ये राजनीतिक बताइए हैसियत राय नहीं है। राजस्थान और quick पंजाब reaction के लिए राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। बताइए कितनी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? राय सिंह जी क्विक आप रिएक्शन के लिए हरियाणा आए की थे, रुक जाइए। राजनीति में चवन्नी हो। आ जाइए वापस बजट पे, बजट पे राय सिंह रुक जाइए। चलिए विवेक चौधरी, ठीक है विवेक चौधरी आगे बढ़िए, आगे उनके अनामिका सवालों जी, का यहाँ राय सिंह जी मान चुके हैं, इनके पास जवाब नहीं है। अरे आपको लोगों ने वोट क्यों दिया था? राय सिंह जी आपकी बीजेपी राय को सिंह हारने जी के के लिए पास दिया था। अनामिका जी और आप जवाब पिछले नहीं साल है। की कोई बात नहीं, आप टोका उनके- टिप्पणी कर सकते आपने हैं। जो चलिए, इनसे चलिए, सवाल चलिए, पूछा उनके जाए पास इसका जवाब जवाब दीजिए। नहीं है। भेज दिया। बात कर रहे हैं कि जो अरे इन्होंने सिंह साहब सवाल क्या किए, चल रहा है? मैं ये उसका झगड़ा जवाब कर रहे दे थे रहा आप हूं। लोग। और बारी मैं बारी कह रही में हूँ जवाब शांत देने से लग तो हो रहा जाइए ना। हूं। इन्होंने बेटा कहा नीचे घोटाले कीजिए। करने का काम। अच्छा रुकिए, आप रुकिए विवेक नहीं, चौधरी इन्होंने जी। कहा घोटाला चौधरी कर- जी मेरी बात सुनिए, अनामिका मेरी जी, बात सुनिए ना। मैं जो उनके इन्होंने पास सवाल जवाब किए, नहीं है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, आप इनके दीजिए पास जवाब नहीं है। आप दीजिए जवाब, मेरी बात सुन लीजिए। उनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया जिसे लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं। जनता ने उन्हें साइड कर दिया। बजट आप लोग लेकर आने वाले हैं, उस पर आ जाइए, ठीक है? वक्त कम है, जल्दी से। अनामिका जी, अगली बात इन्होंने जो कही वो कही कि घोटाले करने का काम। अगर जो प्रथाएं इनकी पुरानी सरकार में चली आ रही थी उन पे रोक लगाने का काम किसी ने किया तो उसको ये घोटाला बताने का काम करते हैं। किस तरह से आज ऑनलाइन रजिस्ट्री आप घर बैठे करा सकते हैं, किस तरह से आज जो घोटाला इन्होंने तहसील को मैं कहूंगा एक करप्शन का अड्डा बना रखा था उसको खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। आज उसको देखते आऊंगी फाइनल कमेंट के लिए, पहले जवाब पूरा होने दीजिए। आज ये बात करते हैं कभी चावल घोटाले की, कभी शराब घोटाले की। जिसको शराब और चावल घोटाला कहते हैं, किस तरह से यूपी बिहार से पौने पौने दामों पे लाके जीरी की फसल को यहाँ पे सरकार को चूना लगाने का काम करते थे, उसको बंद करने का काम जब फिजिकल वेरिफिकेशन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगी, बड़ी माफी चाहूंगी। काफी साथी उसमें रगड़े जाते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट राय सिंह, 10 सेकंड में बोलना है आपको। आ रहा हूँ नहीं, जो पॉलिसी इनकी एक्साइज पॉलिसी थी, जो गलत तरीके से शराब की सर बात यही खत्म हो जाती है ना कि इनकी जो पॉलिसी थी नागवार गुजरी, तख्ता पलट हो गया। आपसे तहसीन है, बात यही खत्म हो जाती है। इनकी पॉलिसी नहीं पसंद आई, नागवार गुजरी, लोगों को तख्ता पलट हुआ, आप सरकार में बजट आप ला रहे, होगी बात खत्म। राय सिंह 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, फाइनल कमेंट। अनामिका जी, जिस प्रकार जिंदल साहब ने बात उठाई, कोई भी बात ना भाजपा ना जेजेपी दे पाई क्योंकि इनके पास कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी के लोगों को अरे मजा तो तब का ना सर, जो आकाश जिंदल ने बातें उठाई वो आप उठाते। आनंद तो तब आता प्रभु, आकाश जिंदल की तरह डेटा लेकर आप बैठ जाते और कहते हैं वंदना जी आप डेटा दीजिए, मैं देता हूँ। हमारी आवाज हर प्रकार, हमारी आवाज नहीं,
हमारी आवाज सब प्रकाश उठेगी 11 और इन सिटिंग्स चोरों में का, देखूंगी फर्जी सर। लोगों का और अरे कह तो दिया घोषणा करने वाले महाराज, लोगों का कोई 11 किसी प्रकार से सिटिंग्स चिंता में का मैं नहीं है। देखूंगी आपकी आवाज उठाते हैं या फिर उठकर चले जाते हैं। वंदना जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड में ही जनता की आवाज क्यों उठाएंगे, अपने लीडर की आवाज नहीं उठा पा रहे। उद्धव जी ने अलग मुद्दे रखे, यहाँ पर ये अलग मुद्दों से आए। बजट मनोहर होगा, बजट के मुद्दों की ही बात कर रही हूँ। मनोहर होगा, जिन मुद्दों की वो बात कर रहे थे वो उठा नहीं बजट पाए। मनोहर होगा, बजट मनोहर होगा क्या? सुपर मनोहर होगा, सुपर मनोहर होगा। चले, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद। शार्प पॉइंट अप कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि बजट से यहाँ से क्या रहेगा, खास इसी पर बात हो रही थी। बहुत कुछ पहुंच गया होगा आप लोगों तक, उम्मीद बरकरार रखिए। सरकार बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा दिखा। नमस्कार।